नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको पूरे दिन का राजनीतिक घटनाक्रम दिखाएंगे। तो देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। इस चरण को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी मैदान में काफी मेहनत की गई है। दरअसल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है पहले ही, और अब बारी है वोटिंग की। पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 88 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर अगर बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होगा। यानी पहले 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन अब 88 सीटों पर ही होगा। इस चरण की अगर बात करें तो केरल की 20 सीटें हैं, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 6, इसके अलावा असम और बिहार की 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ के 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों के लिए यह मतदान होने जा रहा है। तो ये आपको दिखा रहे हैं जो ये मतदान होने जा रहा है, उसमें केरल की 20 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा। इसके अलावा कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होगा। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं दूसरे चरण के लिए जो मतदान हो रहा है, होने जा रहा है। इसमें राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 13 सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। महाराष्ट्र की 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग होने जा रही है। दूसरे चरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें हैं जहां पर यह मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 7 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 1 सीट जो है उस पर एक प्रत्याशी का निधन होने की वजह से वो वोटिंग जो होगी वो 7 तारीख को होगी, अब 7 मई को। असम की 5 सीटें हैं, इन पर मतदान होने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें हैं जिन पर ये मतदान होगा। बिहार की अगर आप बात करेंगे तो 5 सीट, इन पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल की भी 3 सीटें हैं और यहां पर भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर की 1 सीट जिस पर मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा त्रिपुरा की भी 1 सीट है, यहां पर भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। और साथ ही मणिपुर की 1 सीट पर जो भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 तारीख को ही पता चलेगा, यानी 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएगा। तो असम की अगर बात करें तो दुरांग, उदालगुरी, ड्रिफू, करीमगंज, सिलचर, नौगांव। बिहार की अगर आप बात करेंगे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। इसमें पूर्णिया सीट पर बड़ा ही दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। बांका की अगर बात करेंगे तो राजनांदगांव, इसके अलावा महासमुंद, कांकेर। तो ये दूसरे चरण के लिए जहां जहां मतदान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो जम्मू लोकसभा के लिए मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। इसके अलावा कर्नाटक के उडुपी, सिलचर, चिकमंगलूर, नौगांव, हासन। तो ये तमाम सीटें हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण, उत्तर, केंद्रीय, दक्षिण और कोलार। इसके अलावा 1 सीट और। इसके अलावा कासरगोड, कन्नूर, बडकरा, वायनाड। राहुल गांधी की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। केरल की बात करेंगे तो पलक्कड़, त्रिशूर, चलाकुडी, इडुक्की, कोट्टायम। इसके अलावा पथानम, थिट्टा, कोल्लम, अटिंगल, तिरुवनंतपुरम। ये केरल की सीटें हैं जहां पर मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, इडुक्की, रीवा, ये मध्य प्रदेश की सीटें हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, युवतमाल, हिंगोली, नांदेड़। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर। इसके अलावा जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़, बारा। यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।
त्रिपुरा की त्रिपुरा पूर्व सीट पर मतदान होने जा रहा है। तो दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होगा, उत्तर प्रदेश की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने आपको पूरा गणित समझा दिया है जिन पर मतदान होने जा रहा है। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयानों पर जवाब मांगा है। आयोग ने नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले पर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपमानजनक भाषा पर पलटवार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे इतने चिंतित हैं कि आए दिन उन्हें मोदी का अपमान करने में मजा आता है। नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली देते आए हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। और बात करते हैं हरियाणा की, तो महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा एक बार फिर से किया है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में क्षेत्रों के साथ साथ भेदभाव होता था। कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों ये गारंटी
ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है। कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अविश्वास देश को नहीं रहा। और नाराजगी की अटकलों के बीच कुलदीप बिश्नोई से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में कोई नाराजगी नहीं है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं, हिसार में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के। परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। हुआ हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा। बड़े लंबे समय से मैं इनसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई हमारे घर भी कभी खाना खा जाओ, तो आज ये भोजन के लिए इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी एक बड़ी अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पे नहीं आए या कहीं नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुलदीप बिश्नोई के बीच हुई मुलाकात पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने आपको बता दें प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान सुभाष बराला ने इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुलदीप जी और मुख्यमंत्री जी की बैठक की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा परिवार है, इसमें सब लोगों की मुलाकातें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरह भी एक का मुंह उधर है एक का मुंह उधर है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, भविष्य में मिलकर के काम करेंगे। और जहां तक बैठकों का दौर है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो बैठ करके बैठ करके योजना बना करके देते हैं, फिर उसकी समीक्षा करते हैं। रात को उसी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक ये हमारी गुरुग्राम में थी, वो देर तक ये बैठक चली है। और इसमें अब तक जो काम दिया था कार्यकर्ताओं को, हमारे उम्मीदवारों के जुम्मे जो काम लगा था, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और भविष्य में कैसे कैसे चुनाव में आगे बढ़ेंगे, इन बातों के ऊपर चर्चा कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कुलदीप बिश्नोई कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं, मनाया गया है उन्हें, आज इस तरह की बातें चल रही थी, तो क्या इसे सिरे से हालांकि नकार दिया गया कि कोई नाराजगी नहीं थी, किस तरीके की बात नहीं थी, तो इसे किस तरह से देखते हैं क्या? हाँ, मैंने कहा इस प्रकार की मुलाकातें चलती रहती हैं और उसको नाराजगी का शब्द मुझे नहीं लगता इन बातों को देना कोई औचित्य बनता है। कुलदीप बिश्नोई जी आप देखेंगे कि बड़े ऊर्जावान नेता हैं, पहले भी काम में वो राजस्थान तक जाकर के प्रचार करके आए हैं और हरियाणा के अंदर भी, हिसार के अंदर भी डट करके काम कर रहे हैं। और भविष्य में आप लोगों को परिणाम हरियाणा प्रदेश का जो देखने को मिलेगा 10 की 10 सीटों का, उसमें कुलदीप बिश्नोई। उधर हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में हो रही देरी पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने तंज कसा है। सुभाष बराला ने कहा कि मैं खुद ही अपने प्रति, आपको बता दें पहले ही बता चुका हूं कि इन लोगों की हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए कांग्रेस को गंभीरता से लोग लेते भी नहीं हैं। आज
हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बहुत गंभीरता से देख रही है। इन लोगों की स्टेटमेंट भी सुन रही है कि जब ये खुद ही अपने प्रति गंभीर नहीं है तो लोगों को इनके प्रति गंभीरता दिखाने की जरूरत क्या है। इसलिए लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, एक बात जरूर है कि इनके जो क्रियाकलाप हैं उनको देखते हुए हरियाणा की जनता ने मन बनाया है कि भविष्य में भी पूर्व की भांति 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर कमल का फूल की। उधर असीम गोयल पर पंजाब में दर्ज एफआईआर को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि ऐसे अगर आरोप लगे हैं तो ये मामला संगीन है और कोई भी राजनेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसको जनता के सामने आकर इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ये ऐसा आरोप लगाया गया है तो ये बहुत संगीन मामला है और किसी भी राजनेता को चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसको पहले जनता को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब तक वो साफ पाक ना हो जाए उसको जनता के सामने नहीं आना चाहिए। उधर हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची को लेकर सस्पेंस अब तक बरकरार है। इसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बयान सामने आया है। नॉमिनेशन में कुछ समय है, टिकटों की लगातार चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में। जल्दी ही मुझे लगता है हमारी विचार विमर्श सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आपको शायद 1-2 दिन में ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की सूची आपके पास आ जाए। नॉमिनेशन में कुछ समय है, टिकटों की लगातार चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में। जल्दी ही मुझे लगता है हमारी विचार विमर्श सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आपको शायद 1-2 दिन में ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की सूची आपके पास आ जाए। तो आपको बता दें कि लगातार जो कांग्रेस के हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची है उसे लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है और इसे लेकर अब दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ही ये जो सूची है वो सबके सामने होगी। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे कहते हैं कि उनकी नजर लॉकर तक पहुंचेगी, माताएं बहनें सिर कटवा सकती हैं पर किसी को अपना मंगलसूत्र नहीं दे सकती। भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने
मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप हमारी माताएं बहनें जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि टीआरएस और कांग्रेस जो है वो दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर तेलंगाना में खूब भ्रष्टाचार किया है। ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने यहां पर भ्रष्टाचार किया है। भाई और बहनों, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है उसे भारत में लागू कर देना चाहिए। ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? मेरे बहनों भाइयों, एक बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूं, संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, जो कि यहां के कांग्रेस की सरकारों के सलाहकार भी रहे और आज भी वो कांग्रेस संगठन में है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो आज भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है, भारत में लागू कर देनी चाहिए। यदि परिवार में मुखिया की यदि डेथ हो जाती है तो जो संपत्ति है, उस संपत्ति में आधे से अधिक यानी 55% यह सरकार के कब्जे में आ जाएगी और उस परिवार के लोगों को केवल 45% मिलेगी। यह आपको मंजूर है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको मंजूर है? क्या करना चाहते हैं लोग? भारत की गरीबी दूर करो, भारत की बेरोजगारी दूर करो, भारत का आतंकवाद दूर करो। और आप ये कह रहे हैं कि परिवार में भी मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहेगा। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? चलिए, महामुकाबला में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।